हर वक्त में आप अगर पॉलिसीज़ ठीक नहीं रखेंगे, आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी, तो बैड पैच ऑफ वेदर उसको आप एक गुड पैच ऑफ वेदर से ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो आपके स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाएं, उन्हें ठीक करने के लिए बहुत बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत होती है। फिर इकोसिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि हमारा इकोसिस्टम ठीक नहीं है। जब ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो हमें यह बताया गया कि मुल्क का ख़जाने में इतने पैसे नहीं हैं कि डेवलपमेंट बजट की आखिरी किस्त अदा की जाए, और ये हमारी हुकूमत में आने से पहले ऐलान हो चुका था। लिहाजा एक बिल्कुल हमने मुल्क की मईशत को उस हालत में संभाला है कि जब उसकी शक्ल दिगरगूं हो चुकी थी, और ये से एक चैलेंज समझ के संभाला है। हमें भी नज़र आ रहा था कि हमें बहुत मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, और हम उन मुश्किल फ़ैसलों से पहले भी नहीं घबराए, आइंदा भी नहीं घबराएंगे, क्योंकि इस मुल्क को हमने हर कीमत पे उस सूरत हाल से बचाना है कि जहाँ पर मुल्क की मईशत बिल्कुल एक इनार्कियल स्टेट में चली जाए। तो इस मकसद के लिए हमारे सामने अब दो चैलेंजेस हैं। एक तो यह है कि शॉर्ट टर्म में हम पाकिस्तान को टर्न अराउंड कैसे करें ताकि जो हमारी सेहत है मईशत की वो बहाल हो सके, और इसके लिए एक टर्न अराउंड एजेंडा चाहिए। और उस टर्न अराउंड एजेंडा में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान को रिसोर्सेज की ज़रूरत है। हम उधार के ऊपर, हम कर्ज़ों के रोल ओवर के ऊपर, हम अपने दोस्त ममालिक की इमदाद के ऊपर इस मुल्क को मुस्तकिल नहीं चला सकते। 1-2 साल के लिए हम मोहलत हासिल कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे इमदाद, खैरात, कर्ज़े, इनसे मईशत नहीं चलाई जा सकती। लिहाजा हमें हर कीमत पे मुल्क की पैदावारी सलाहियत को फ़रोग़ देना है, मजबूत करना है। और पैदावारी सलाहियत को फ़रोग़ देने के अंदर ये बात भी शामिल है कि हम अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन करें, जिसके ज़रिए अपने अखराजात का बोझ खुद उठा सकें। हमें IMF पे इन्हिसार ना करना पड़े, दूसरे ममालिक पे इन्हिसार ना करना पड़े। आज पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है, हम उसको अगर जायज़ा लें तो वो दुनिया में उसकी एवरेज कम तरीन है। हमारी प्रोडक्टिविटी लोएस्ट है। एग्रीकल्चर में जो 10 क्रॉप्स हमारी मेजर हैं, हर क्रॉप में या हर सेक्टर में हम टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में हैं। हमारी प्रोडक्शन खातिर खा है, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी लोएस्ट है। तो अगर हम सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी को, यील्ड को ग्लोबल एवरेज के ऊपर ले आएँ तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और ये करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर में सिर्फ ऑन फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करके वी कैन मेक ब्रेक थ्रू इंक्रीज इन आर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। वीट है, इसमें 80 से 300% यील्ड बढ़ सकता है सिर्फ ऑन फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस को बेहतर करके। हमारे जो सोइंग के तरीके हैं, हमारे जो हार्वेस्ट के तरीके हैं, हमारे जो क्रॉप की मैनेजमेंट के तरीके हैं, वो बड़े प्रिमिटिव हैं अभी भी, जिनकी वजह से बहुत सी वैल्यू लूज़ हो जाती है। इसी तरह हमारी इंडस्ट्रियल की जो प्रोडक्शन है, उसमें भी बहुत सारे लॉसेस हैं, इनएफिशिएंसीज हैं, जिनकी वजह से हम कंपेटिटिव नहीं हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि हमने 75 सालों में पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को ग्लोबल मार्केट से इंटीग्रेट नहीं किया। दुनिया में जिस मुल्क ने कामयाबी से आगे सफ़र तय किया है, चाहे वो जापान था, चाहे साउथ कोरिया था, मलेशिया था, चाइना था, बांग्लादेश है, वियतनाम है, टर्की है, इंडिया है, कोई भी मुल्क जिसने पिछले 20-30 सालों में तेज़ी से तरक्की की है, उसने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की है। हमने जब भी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए कोशिश की, उस प्रोग्राम को डिसरप्ट कर दिया गया। पहले विजन 2010 का प्रोग्राम बनाया इन्हीं चीज़ों को देखकर कि जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके साथ पाकिस्तान को कैसे अलाइन किया जाए, तो वो डिसरप्ट हो गया। फिर विजन 2025 बनाया, उसमें कामयाबी से हम चल रहे थे, वो भी आधे रास्ते में उसको डिसरप्शन का शिकार होना पड़ा।
और वो भी सारा अधूरा रह गया। तो हम कितनी देर तक अपने ये सफ़र खुद ही काटते रहेंगे, अपनी शाखें कितनी देर तक खुद काटेंगे। अब हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर आना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर आना है और मुल्क को टर्न अराउंड करना है। इसके लिए हमारे पास अब वक्त मुख्तसर था। इस मुद्दत में तो हम ज़्यादा फायर फाइटिंग में ये वक्त गुजरेगा, चूँकि जो मुल्क की मईशत की सूरत हाल थी वो नहायत नागुफ्ता बे थी। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम पाकिस्तान की मईशत को डूबने से कैसे बचाएं, और इसके लिए IMF का जो मुआहदा हमारे सिर पर लटक रहा है, जिसको नेगोशिएट किया गया, लेकिन अब हमारे पास चॉइस नहीं है, चूँकि वी आर ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री। अगर प्रीवियस हुकूमत ने उसको गैर जिम्मेदारी के साथ एग्री किया तो हमें उसको ओन करना पड़ेगा, चूँकि वो पाकिस्तान का सॉवरेन डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान की हुकूमत ने उसे दस्तखत किए हैं। हम पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को दाव पे नहीं लगा सकते कि हर हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत के फ़ैसले कबूल नहीं करती। तो उसको अगर हमने पूरा करना है तो उसमें काफ़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, जो कि हमारे आज की नहीं है, पिछले कई सालों की हम पर बोझ पड़ा हुआ है। और हमें अब इस IMF मुआहदे में भी उसी चैलेंज का सामना है कि जो क्लाइमेट डिज़ास्टर में पाकिस्तान का सामना था कि लेस दैन 1% एमिशन, लेकिन $30 बिलियन की हिट। आज हम जो फैसले कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, ये हमारे गुनाहों की सज़ा नहीं है, लेकिन माजी की जो गुनाह हैं उनका बोझ हमें उठाना पड़ रहा है और उसकी हिट हमें लेनी पड़ रही है। लेकिन चूँकि मुल्क के लिए जो फ़ैसला ज़रूरी होगा उसे हम ज़रूर करेंगे, चूँकि मुल्क को हम किसी भंवर में नहीं अफोर्ड कर सकते कि फेंका जाए, और कोशिश करेंगे कि जो गरीब तबके हैं, जो लोग हमारे लोअर इनकम के हैं, उन पे इसका कम से कम बोझ पड़ सके। पाकिस्तान ने आगे बढ़ने के लिए अगर रास्ता इख्तियार करना है तो उसके रास्ते 4 हैं। सबसे पहले रास्ता है कि हमने टैक्स टू GDP रेशियो को ठीक करना है, चूँकि जो कामयाब ममालिक हैं उन्होंने हमेशा 16-18% कम अज़ कम टैक्स टू GDP रेशियो हासिल की है। हम 11 पे पहुँचे थे, वहाँ से लुढ़क के फिर 9 पर आ गए हैं। तो अब हमें अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी है, चूँकि पिछले 4 सालों में डेट सर्विसिंग का बोझ 100 से बढ़ के 4,500 अरब हो गया, और अगर हमने अपने वसाइल नहीं बढ़ाए तो हमारा तो पूरा टैक्स सिर्फ कर्जे अदा करने में निकल जाएगा। सेकंड, इन्वेस्टमेंट, बोथ लोकल एंड फॉरेन, चूँकि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। तो हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, आज जितना पैसा पाकिस्तानी सरमायाकारों के पास पड़ा है, अगर ये अपने तहखानों से निकाल दें तो पाकिस्तान को IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बदकिस्मती से जो भी वजूहात हैं, पाकिस्तान के अवाम आज सिसक रहे हैं, लेकिन चंद लोग पाकिस्तान की इन मुश्किलात से फ़ायदा उठा के सट्टाबाजी कर रहे हैं, और उसके नतीजे में वो मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। लेकिन बाहर सू इस सूरत हाल का जो ज़िम्मेदारी है वो उन पॉलिसीज़ के ऊपर भी है कि जो लोगों में खौफ पैदा करती हैं। तो हमें उस खौफ को ख़त्म करना है, ताकि ये पैसा जो तय खानों के अंदर या ज़ेरे ज़मीन लोगों ने दबाया हुआ है, उसको वो निकाल के इन्वेस्ट करें पाकिस्तान की तरक्की में। जितने डॉलर्स आज पाकिस्तान के बड़े लोगों ने स्टोर किए हुए हैं, अगर वो सारे डॉलर वो मईशत के अंदर डाल दें तो हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम मिन्नतें कर रहे हैं IMF की, और कितनी सख्त शराइत जो है उनको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि हम कैसे वो हालात पैदा करें कि जिससे पाकिस्तान का अपना सरमाया भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पूरी दुनिया में घूम रही है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उसमें से हम अपना हिस्सा कैसे बढ़ा सकें। अगर वियतनाम हमसे आबादी में आधा मुल्क होके 28 से 30 अरब डॉलर FDI ले सकता है, तो हम 22 करोड़ का मुल्क होके $1.5 अरब अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लें तो ये नहायत ही शर्मनाक बात है। तो इसके ऊपर भी हमें सोचना है
कि कैसे पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में $1.5 अरब से कम 5 पे जाए, 5 से 10 पे जाए, 15 पे जाए। हमें कम 25-30 अरब डॉलर की सालाना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी चाहिए, और उसी से मुताल्लिक जो है एक्सपोर्ट है। अब हमारी एक बड़ी नाकामी मुसलसल एक्सपोर्ट्स की है। 1960 में पाकिस्तान 200 मिलियन की एक्सपोर्ट करता था, थाईलैंड और साउथ कोरिया कंबाइंड 205 मिलियन थे। आज साउथ कोरिया 550 अरब से ऊपर है, मलेशिया और थाईलैंड जो है दोनों, नहीं, साउथ कोरिया 100 मिलियन था और मलेशिया और थाईलैंड मिला के जो है 100 के करीब थे। तो इन दोनों की 205 ये इस तरह थी, 105 साउथ कोरिया और इन दोनों को मिला के पाकिस्तान की 200 मिलियन थी, और साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड ये तीनों जो हैं $205 मिलियन की एक्सपोर्ट थी 1960 में। आज साउथ कोरिया जो है 550 से ऊपर है बिलियन से, मलेशिया और थाईलैंड जो है 250 बिलियन से ऊपर चले गए, और हम 32 बिलियन पे बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि बार बार हमारा जो बबल बर्स्ट क्यों करता है कि हम जब भी ग्रो करते हैं इंपोर्ट बढ़ती है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, फिर क्रैश लैंड करते हैं, इमरजेंसी ब्रेकें लगाते हैं। सो हाउ फास्ट कैन वी गो फ्रॉम $32 बिलियन टू $100 बिलियन? क्या ये 5 से 7 साल में जाएंगे या 12 से 15 साल में जाएंगे? ये दो मुख्तलिफ रास्ते हैं। अगर हमने वाकई कामयाब मुल्क बनना है तो हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में 32 बिलियन को $100 बिलियन के माइलस्टोन से क्रॉस करना है। इसके लिए मेरा ख्याल है अब हमें शॉर्ट टर्म में इतना शदीद फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस है कि ये वक्त नहीं है कि हम नई पॉलिसियां बनाएं। ये वक्त है कि हम फौरी तौर पे देखें कि व्हाट इज देयर ऑन ग्राउंड एंड हाउ कैन इट बी पुश्ड आउट ऑफ कंट्री टू अर्न डॉलर्स। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से ये कहूँगा कि आप फौरी तौर पे एक एक्सरसाइज करें जिसमें 2 ग्रुप्स बनाएं, एक प्रेजेंट और एक इमर्जिंग, और 10 by 10 by 10 के हमें बना के दें क्लासिफिकेशंस। 10 लीडिंग एक्सपोर्टर्स, 10 लीडिंग प्रोडक्ट्स एंड 10 लीडिंग मार्केट्स। इनको आप टारगेट करें कि अगले 2 से 3 सालों में हम इनमें 5 से 10 अरब डॉलर एकदम 1 साल 2 साल में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए हम आगे बढ़ना शुरू करें ताकि एक एक्सपोर्ट की तरफ हमारी सिम ठीक हो। और इसी तरह 10 इमर्जिंग एक्सपोर्टर्स, 10 इमर्जिंग प्रोडक्ट्स एंड 10 इमर्जिंग मार्केट्स, इनकी कैटेगराइजेशन करें। वी आर वेरी गुड, सेकंड टू नन इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पॉलिसीज। आज भी हम अगर कहें जी एक्सपोर्ट की पॉलिसी बेहतरीन बना लाएंगे, मैक्रो पे हमारा दुनिया में कोई सानी नहीं है, लेकिन जब माइक्रो लेवल पे आते हैं, डिटेलिंग में आते हैं तो वहाँ ठुस हो जाते हैं। तो अब हमें माइक्रो पे आकर ये देखना चाहिए कि वो कामयाब एक्सपोर्टर जो इस वक्त दुनिया में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को कामयाबी से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पुष्ट के ऊपर पूरी हुकूमत खड़ी हो कि आप बताएं कि आप अपनी एक्सपोर्ट को डबल कैसे कर सकते हैं। दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, कि वो कामयाब एक्सपोर्टर्स जो इस वक्त एक्सपोर्ट 50 मिलियन की कर रहा है, उसको कहा जाए भाई $50 मिलियन से $100 मिलियन पे जाने के लिए बताओ तुम्हें क्या मदद की ज़रूरत है। जो 300 मिलियन की कर रहा है उसे कहें भाई 300 से 600 मिलियन पे जाने की क्या ज़रूरत है, बताओ क्या हमसे क्या लेना है, हम तुम्हें मदद करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह अगर हम एंटरप्राइज लेवल पे, फर्म लेवल के ऊपर जाके उन्हें एम्पावर करें, उन्हें सपोर्ट करें, तो उससे हमारी एक्सपोर्ट जो है वो हो सकेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करनी है, चूँकि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बड़ा अनअट्रैक्टिव है, और इसमें हमें ग्लोबल मार्केट प्लेस के साथ अपने आप को अलाइन करना है। हमें स्कैन करना है कि दुनिया में मांग किस चीज़ की है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। विच आर द वॉल्यूम सेक्टर्स एंड विच आर द ग्रोथ सेक्टर्स। आज एक वॉल्यूम सेक्टर है, हो सकता है 10 साल के बाद वो उसमें उतना साइज ना हो, वो डाइंग सेक्टर है, लेकिन आज वो बहुत बड़ा है। और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो आज इतने नुमाया नहीं है, लेकिन अगले 10 सालों में वो बहुत बड़ी कैटेगरी बन जाएंगे। तो उस हवाले से इन दोनों शोबों में हमें
अपने मुल्क की इंडाउमेंट्स और कैपेबिलिटी को मैच करके ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स एक नई कैपेबिलिटी डेवलप करनी है।